तो शुरुआत करते हैं आज जिस सीट की हम बात करेंगे वो है जहानाबाद विधानसभा। जहानाबाद विधानसभा अपने आप में बेहद खास है। फिलहाल तो यहाँ आरजेडी का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज कैसा रहा है उसे जानने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, अगर जहानाबाद को आप स्कैन करते हैं तो स्कैन में क्या नजर आता है? इस सीट का मिजाज कैसा रहा है, रिकॉर्ड कैसे रहे? देखिए, जब आप जहानाबाद विधानसभा सीट को देखते हैं तो इसे अलग अलग जो है वो कालखंड में देखने की ज़रूरत पड़ती है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, फिर सोशलिस्ट पार्टियां आई, और अगर पिछले 20-25 सालों से देखें तो अगर इसे हम आरजेडी का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। आरजेडी यहाँ पर लगातार बेहतर परिणाम निकालने में सफल रहा है। जहानाबाद एक चर्चित शहर रहा है, और आपको बताएं कि जहानाबाद का जिक्र जो है वो आईने अकबरी में भी हुआ है, और ये कहा जाता है कि 17वीं सदी में जब यहाँ पर अकाल पड़ा था तो जो उस समय औरंगजेब था उसने इस परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर जो है एक मंडी बनाई, जिसका नाम उन्होंने जहां आरा के नाम पे रखा, और उसी के नाम को आगे बढ़ाकर जहां आराबाद हुआ, जो बाद में जहानाबाद हो गया। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ के लिए। इसके पुराने नाम की चर्चा करें तो उसे भेलावर कहते थे। दरधा नदी के किनारे बसा हुआ है जहानाबाद, और चर्चित शहर इसलिए भी रहा। यहाँ पर अगर आप देखें तो नक्सली गतिविधियाँ यहाँ पर एक समय में बहुत तेज थी, और ऑपरेशन जेल ब्रेक भी यहाँ पर जो है उस घटना को भी नक्सलियों ने अंजाम दिया था। तो इन चीज़ों की वजह से भी जहानाबाद की चर्चा जो है वो होते रही है। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ का जो राजनीति है वो बहुत दिलचस्प रहा है। यहाँ पर जो मुकाबले होते हैं वो बहुत जो है दिलचस्प होते हैं। और ये आपको बताऊं कि ये सीट एक समय आरक्षित भी थी। 1957 और 1962 में जो अभी मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके पिता महावीर चौधरी भी यहाँ से जो है विधायक रहे, और 1957 में यहाँ पर 2 विधायक जो है वो चुने गए थे। तो अगर आप आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अब तक जो 18 चुनाव हुए हैं उसमें 19 विधायक बने हैं, जिसमें कि कांग्रेस से 7 विधायक हैं, और आरजेडी ने 6 बार ये सीट निकाली है। तो अगर आप देखें कि 2000 से 2020 के बीच यहाँ पर 7 चुनाव हुए हैं, तो उसमें से 6 बार ये सीट आरजेडी जीतने में सफल रहा है। जेडीयू, जनता दल, जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, शोषित दल और निर्दलीय को यहाँ पर एक बार जो है वो कामयाबी मिली है। किसी को भी लंबा टर्म बहुत नहीं मिला है, मैक्सिमम जो है 2 टर्म मिला है। उसमें सुदय यादव हैं जो अभी यहाँ से विधायक हैं, उनके पिता मुंद्रिका सिंह यादव हैं, और सजिदानंद यादव हैं जिनको कि 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। तो अब इस बार दिलचस्पी इस बात की है कि अभी सुदय यादव का 2 टर्म हो चुका है। एक उपचुनाव उन्होंने जीता 2018 में, और फिर 2020 में भी जीत हासिल की। अब वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहते हैं। तो अगर वो हैट्रिक लगा पाते हैं तो वो पहले ऐसे विधायक बनेंगे जिनका कि जहानाबाद में 3रा टर्म जो है होगा। यहाँ पर 2010 से कुल 4 चुनाव हुए हैं, और जब आप जहानाबाद को देखते हैं तो यहाँ पर एक लेफ्ट का भी इम्पैक्ट जो है वो रहा है। ये बात अलग है कि जीतने वाली पार्टी में उसका नाम नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव रहा है। कुछ एक अवसरों पर आईपीएफ जो पार्टी थी वो मुख्य मुकाबले में भी रही है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि लेफ्ट का प्रभाव, भाकपा माले का भी प्रभाव यहाँ पर दिखता है। 2010 की हम बात करें तो सजिदानंद यादव जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त वो सिटिंग विधायक थे, और जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरे थे। और उनके सामने जो हैं अभिराम शर्मा थे जो कि जेडीयू के प्रत्याशी थे, और कांग्रेस ने रामजतन सिन्हा
वरिष्ठ नेता को जो है चुनावी मैदान में उतारा था और बिंदेश्वर सिंह भाकपा माले के प्रत्याशी थे। सचिदानंद यादव को आए 26,941 वोट, मतलब 24.36% वोट, और अभिराम शर्मा को आए 35,508, मतलब 32.11% वोट। राम जतन सिन्हा लेकर आ गए 13,239 वोट, मतलब 12% वोट, और बिंदेश्वर सिंह जो भाकपा माले के प्रत्याशी थे उनको 6,447 वोट, मतलब 5.83% वोट आए। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट थी यहां पर, जिसमें 32.11% वोट लाकर अभिराम शर्मा ने जो है वो सचिदानंद यादव को 8,567 वोटों से पराजित किया। इसके बाद 2015 आता है और 1995 में मुंद्रिका सिंह यादव जनता दल के टिकट पर विधायक बने थे। उन्हें आरजेडी जो है वो चुनावी मैदान में उतारता है और मुंद्रिका सिंह यादव जो हैं उनको 76,458 वोट आते हैं। इस वक्त जो है वोट का प्रतिशत उनका 50.87% था। इसके पीछे वजह भी थी क्योंकि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो तीनों के वोट यहां पर एक्यूमुलेट थे। एक मजबूत महागठबंधन जो है वो बना था और उनके सामने यहां पर आरएलएसपी एनडीए को रिप्रेजेंट कर रहा था। प्रवीण कुमार थे, उनको 46,137 वोट आए, मतलब 30.69%, और संतोष केसरी भाकपा माले के प्रत्याशी थे, उनको 6,716 वोट आए, मतलब कि 4.47% वोट। तो इस ट्रायंगुलर फाइट में जो मुंद्रिका सिंह यादव हैं उनको बड़ी और विशाल जीत मिली 30,321 वोटों की। लेकिन इन सब के बीच जो है मुंद्रिका सिंह यादव का दुखद निधन होता है और उसके बाद उनके बेटे सुदय यादव, उनका नाम कुमार कृष्ण मोहन है, सुदय यादव के नाम से जाने जाते हैं, वो उपचुनाव में उतरे। 2018 में ये उपचुनाव हुआ। उनके सामने जेडीयू ने अभिराम शर्मा को ही जो है चुनावी मैदान में उतारा था। 76,000 के आसपास जो है सुदय यादव को वोट आए, अभिराम शर्मा को 46,000 के आसपास वोट आए और 35,036 वोट से सुदय यादव ने ये उपचुनाव जीता। फिर 2020 आया, टिकट उन्हीं को मिला और सुदय यादव ने इस बार जो है 75,030 वोट लाए। उनका मत प्रतिशत 47.03% था। तो इस बार जो है सुदय यादव से निपटने के लिए नीतीश कुमार ने अपने शिक्षा मंत्री को जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। चूंकि वो घोसी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन घोसी में जो है वहां पर से हटाकर कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा को जहानाबाद जो है वो लाया गया। और इसके पीछे वजह ये थी कि यहाँ पर राहुल कुमार को जो है जगदीश शर्मा के बेटे हैं उनको चुनाव लड़ाना था। इस वजह से ये जहानाबाद आए, लेकिन आशानुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके और उसमें जो है जो एलजेपी है उसने इंद्रदेव देवी कश्यप को जो है यहाँ से टिकट दे दिया। तो वो भूमिहार जाति से थे, कुशवाहा, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और सुदय यादव। तो यहाँ पर जो जातीय समीकरण आप देखिएगा तो यादव और भूमिहार ये दो जाति जो हैं सबसे ज्यादा संख्या में हैं। तो यादव कैंडिडेट आरजेडी का और जो भूमिहार कैंडिडेट है वो एलजेपी ने दे दिया था। इसका असर भी चुनाव पर पड़ा। जो वहां पर इंदु देवी कश्यप थी उनको 24,176 वोट, मतलब 15% से ज्यादा वोट आए और कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के वोट जो हैं वो कम हुए, 41,128 वोट आए, मतलब 26% के आसपास उनको वोट आए और सुदय यादव को 47.03% वोट आया और वो 33,902 वोटों से चुनाव जीत गए और उन्होंने जहानाबाद में एक बार फिर से लालटेन जलाया। तो इस बार क्या होगा, दावेदार कौन कौन है, बहुत तरह की चर्चा है। तो देखिए आरजेडी से बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है, वहां पर सुदय यादव को ही टिकट मिलेगा, इस बात की जो है वो पूरी संभावना है। यहां पर देखना यह है
कि जेडीयू से कौन प्रत्याशी होता है। चूंकि एलजेपी का प्रदर्शन पिछली बार बेहतर रहा था, तो क्या एलजेपी प्रत्याशी भी देगा यहाँ पर, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लगता यह है कि एनडीए से यह सीट जेडीयू को ही जानी है, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर काफी दिनों से चुनाव लड़ी नहीं है और जो उसका आखिरी एक्सपीरियंस था यहाँ पर वो बहुत बेहतर नहीं रहा है। तो इसलिए लगता तो यही है कि जेडीयू को टिकट जो है वो मिलेगा। लेकिन ये बात भी चर्चा में है कि कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा घोसी चले जाएं या कुर्था चले जाएं, वो यहां से चुनाव जहानाबाद से नहीं लड़ना चाहते। पिछले बार जो है उनका प्रदर्शन भी उस तरह का नहीं रहा था। और एक बात और भी दिखती है कि आरजेडी से यादव कैंडिडेट होंगे, तो ये हो सकता है कि एनडीए इस बार जो है एक भूमिहार कैंडिडेट जो है लेकर आए, क्योंकि उनकी संख्या अच्छी है। तो कुछ प्रत्याशी यहां पर हैं। एक तो अभिराम शर्मा ही हैं जो 2010 में यहां से चुनाव जीते भी थे और फिर 2018 में भी लड़े। तो एक तो उनका दावा स्वाभाविक तौर पर बनता है। कुछ एक नाम और भी हैं, निरंजन केशव प्रिंस हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, ललन सिंह के करीबी बताए जाते हैं, तो उनकी भी चर्चा है। और जैसे पिछली बार जेडीयू ने कुशवाहा प्रत्याशी दिया था, अगर उसे आप देखें तो जेडीयू के जहानाबाद जिला अध्यक्ष हैं दिलीप कुशवाहा, तो वो अगर उसी स्ट्रैटेजी पर जेडीयू आगे बढ़ता है तो दिलीप कुशवाहा को टिकट मिल सकता है। और अगर अति पिछड़ी जाति की चाल जो है वो एनडीए चलता है तो वैसे केस में जयप्रकाश चंद्रवंशी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। बीजेपी से भी कुछ भूमिहार कैंडिडेट जो है वो दावा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि यहां से चुनाव जो है वो जेडीयू ही लड़ेगा। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखने की कोशिश करें तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पर जो यादव वोटर हैं और भूमिहार वोटर हैं, इनकी बहुलता है, इनकी संख्या बहुत अच्छी है। यादव करीब 22 से 23% हैं और जो भूमिहार हैं वो 18 से 19% के आसपास हैं। तो दोनों की संख्या जो है वो बड़ी है। और मुस्लिम यहाँ पर जो है वो एक सपोर्ट करते दिखते हैं एमवाई समीकरण को, क्योंकि 8.5% जो है उनका भी जो है वोट यहाँ पर है। तो लगभग जो है 31 से 32% का एमवाई जो है वो समीकरण यहाँ पर बन जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो भूमिहार 18-19% हैं, राजपूत और ब्राह्मण भी जो है यहाँ पर हैं। हालांकि ब्राह्मण कम है, राजपूत जो हैं वो 3.5-4% के आसपास होंगे, ब्राह्मण 1.5-2% के आसपास होंगे। हाँ, कोयरी कुर्मी की अगर आप बात कीजिए तो 10 से 11% जो है उनका भी वोट है इस जहानाबाद विधानसभा में। वैश्य भी ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ अति पिछड़ी जातियों की बात करें, चूंकि वैश्य में भी कई अति पिछड़ी जातियां जो है वो सम्मिलित होती हैं, तो सिर्फ अति पिछड़ी जातियों की बात कीजिए तो वो निर्णायक हैं यहाँ पर जहानाबाद में 24 से 25%। और नीतीश कुमार ने एक समय जो है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय अति पिछड़ी कार्ड चलकर जो है 2024 में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उस समीकरण से सफलता हासिल की है लोकसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये एक चंक है जो कि सबसे ज्यादा जो है डिसाइसिव होगा कि ये किसके साथ ज्यादा संख्या में जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कास्ट हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, किसी का 2%, किसी का 2.5%, कोई 1%, कोई आधा प्रतिशत, लेकिन ऐसे जातियों की संख्या बहुत है और जब वो जुड़ जाते हैं तो वो बहुत जो है निर्णायक हो जाते हैं। तो अगर जहानाबाद में एनडीए चाहता है कि उसे जीत हासिल करना है तो अति पिछड़ी जातियों में जो है वोटों की सेंधमारी बड़े पैमाने पर करनी होगी। इस तरह से एक ब्लॉक बनाना होगा कि सामान्य जाति,
कोयरी कुर्मी वैश्य के साथ अति पिछड़ी जातियों को वो अपनी तरफ करे। लेकिन अगर यहाँ पर सुदय यादव फिर से वो काम कर लेते हैं, वो भी पिछड़ी जातियों को जोड़ते हैं अपने साथ, अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो फिर से जो है जहानाबाद में लालटेन जला सकते हैं। तो जहानाबाद में अब जबकि एनडीए एक होकर लड़ेगा, फिर भी मुकाबला जो है वो कांटे का ही होगा। ऐसा नहीं है कि एज जो है वो एनडीए को मिलेगा। एज अभी भी स्लाइट एज यहाँ पर आरजेडी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक समीकरण बनाया हुआ है पिछले 20-25 सालों से। जैसा मैंने कहा कि 7 चुनाव में 6 चुनाव उसने जीते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने इक्वेशंस बैलेंस रखे हुए हैं। तो उस बैलेंस इक्वेशन में जब तक कोई तोड़ फोड़ करने में सफलता नहीं मिलती है एनडीए को, इस सीट पर परिणाम बदलना मुश्किल होगा। तो एक रोचक जहानाबाद में नेक टू नेक फाइट होने की पूरी संभावना है। जी हाँ, बिल्कुल रोचक, रोमांचक और कांटे का मुकाबला जहानाबाद में। चलिए, ये तो जहानाबाद को स्कैन करने पर नतीजा सामने आया है। फिलहाल अब कैंडिडेट और पार्टी कौन होगी, इसके बाद ये मुकाबला और भी दिलचस्प होगा, उसकी भी जानकारी आपको देंगे।